प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 9 के विज्ञान के अध्याय जीवन की मौलिक इकाई को पढ़ेंगे और साथ साथ इन पर आधारित रोचक प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 11 में भौतिकी के अध्याय सरल रेखा में गति को पढ़ेंगे और साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीडी साथ अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा अध्याय है जीवन की मौलिक इकाई भाग 1। दोस्तों, आज हम इस अध्याय के प्रथम भाग को समझेंगे और जानेंगे कि कोशिका क्या होती है, जिसके बाद हम समझेंगे कि कोशिका की खोज किसने करी थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि हमारी पृथ्वी में बहुत से जीव जंतु खुशी खुशी रहते हैं। पर दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये जीव जंतु किस चीज के बने होते होंगे? चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु रहते हैं वे कोशिकाओं के बने होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोशिका क्या होता है। दोस्तों, सभी जीव जंतु छोटी सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। दोस्तों, आपने अपने आसपास इमारतों को देखा होगा, इमारतों को बनते हुए भी देखा होगा। एक एक ईंट को जोड़ा जाता है और जैसे ही एक एक ईंट जुड़ती है वैसे दीवारें खड़ी हो जाती हैं। उस तरीकों से दीवारों से मिलकर एक कमरा बनाया जाता है और फिर ऐसे ऐसे कर कर एक इमारत बन जाती है। तो अगर हम देखें तो इमारत का जो छोटा सा उपकरण था जिससे इमारत बनी वह ईंट थी। तो वैसे ही अगर हम देखें तो जीवित जीव भी छोटी सूक्ष्म इकाइयों से बनते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका को जीवन का निर्माण खंड कहा जाता है। दोस्तों, चाहे वह इंसान हो या जानवर हो, पेड़ हो या पौधे हो, सभी कोशिकाओं से बनते हैं। इसीलिए इन्हें जीवन का निर्माण खंड कहते हैं और कोशिका के अध्ययन को कोशिका का विज्ञान कहते हैं। सभी जीव जंतु इन कोशिकाओं की मदद से कुछ न कुछ कार्य करते हैं। दोस्तों, और हम यह भी कह सकते हैं कि कोशिकाएं हमारे जीवन का आधार है। चलिए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि कोशिका की खोज किसने करी थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने 1665 में करी थी। उन्होंने एक बोतल की कार्क ली। कार्क लकड़ी के तने का एक टुकड़ा होता है जिसे बोतल की ढक्कन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने एक बोतल की कार्क ली और उसे खुद के बनाए सूक्ष्मदर्शी में जांचा। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। सूक्ष्मदर्शी एक उपकरण है जिसका उपयोग उन चीजों को देखने के लिए किया जाता है जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उस बोतल की कार्क में उन्होंने दीवारों से घिरा हुआ एक खाली स्थान पाया। उस संरचना को उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के जैसा माना, जिसे उन्होंने बाद में नाम दे दिया कोशिका। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि संजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम एक उदाहरण देखते हैं। प्याज का एक छिलका लें और उसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे जांचें। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है?
एक प्याज का छिलका लेना है और उसमें आयोडीन डालना है। जब हम उसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे जांचेंगे तो हमें दीवारों से घिरी हुई बहुत बड़ी सी संरचना दिखाई देगी, जैसा कि हम इसे चित्र में दिखाई दे रही है। सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देगी और इस क्रियाकलाप से हमें यह पता चलेगा कि विभिन्न आकार के प्याज के सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान होती हैं। प्याज के आकार से इनका कोई लेना देना नहीं होता। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हमें दिखती हैं वे प्याज की मूलभूत इकाई हैं और इन संरचनाओं को हम कहते हैं कोशिका। इस प्रकार न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका सभी जीवों के शरीर की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका कई आकार में होती है जो 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। उसके बाद मैथ्यू स्लेडन और थियोडोर श्वान ने कोशिकाओं के सिद्धांत के बारे में बताया। मैथ्यू स्लेडन ने यह बताया कि पौधे भी इन्हीं कोशिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें कहते हैं पौधे कोशिकाएं। थियोडोर श्वान ने यह बताया कि पशु भी इन्हीं कोशिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पशु कोशिकाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि कोशिका क्या होती है और कोशिका की खोज किसने की। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि कोशिका की संरचना कैसे की जाती है और एक कोशिकाएं और बहुकोशिकाएं के बीच में अंतर क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से आज की पढ़ाई इन विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम जीवन की मौलिक इकाई अध्याय का दूसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोशिका की संरचना कैसे होती है तथा एक कोशिकाय जीव और बहुकोशिकाय जीव के बीच में अंतर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले भाग 1 में पढ़ा था कि कोशिका को जीवन की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। दोस्तों, अब हमने यह तो जान लिया था कि कोशिका को जीवन की सबसे छोटी इकाई कहते हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि ये खाली होता होगा। इसके अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर पाया जाता होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि कोशिका के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। दोस्तों, कोशिका के अंदर 3 प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहली है कोशिका झिल्ली, दूसरी है कोशिका द्रव्य और तीसरी है नाभिक। चलिए दोस्तों, अब हम इन्हें चित्र में देखते हैं। सबसे पहली है कोशिका झिल्ली, उसके बाद है कोशिका द्रव्य और नाभिक। दोस्तों, अब ये तीनों क्या और कैसे कार्य करते हैं हम वो देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या 8 पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। ये लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली का कार्य यह देखना होता है कि कोशिका झिल्ली में क्या प्रवेश कर रहा है और कोशिका से क्या बाहर जा रहा है। यह कोशिका आंतरिक सामग्री और बाहरी वातावरण के बीच की सीमा होती है। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कोशिका एक दीवारों से घिरा हुआ खाली स्थान होता है। पिछले वीडियो में हमने प्याज के छिलके का उदाहरण दिया था। चलिए दोस्तों, यहाँ हम फिर से वही उदाहरण देखते हैं। यह एक प्याज की कोशिका है। अब हमें इस उदाहरण में दीवारों से घिरा हुआ एक बहुत बड़ा सा खाली स्थान दिख रहा है, जिसमें कोशिका की जो बाहरी परत है उसे ही हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। चलिए दोस्तों, अब हम कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं।
कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा तरल पदार्थ होता है जिसमें ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। दोस्तों, ऑर्गेनल्स क्या होते हैं ये हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। कोशिका द्रव्य कोशिका नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच में मौजूद होता है। यह चित्र कोशिका द्रव्य को दर्शाता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यह एक प्याज की कोशिका है जिसमें हमें कोशिका की बाहरी परत के अंदर एक खाली स्थान दिख रहा है जिसमें जेली जैसा तरल पदार्थ होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तीसरा है नाभिक। नाभिक में डीएनए मौजूद होता है और नाभिक को कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। यह चित्र नाभिक को दर्शाता है। चलिए इसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में हमें बहुत सारे बिंदु दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, यही बिंदु नाभिक कहलाते हैं। नाभिक की एक खुद की भारी झिल्ली होती है जिसे आणविक झिल्ली कहते हैं। आणविक झिल्ली का कार्य यह देखना होता है कि कोशिका द्रव्य से नाभिक में और नाभिक से कोशिका द्रव्य में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। आणविक झिल्ली के अंदर न्यूक्लियस, क्रोमैटिन और गुणसूत्र होता है जिसमें न्यूक्लियस एक तरल पदार्थ जैसा होता है। क्रोमैटिन में डीएनए और प्रोभूजिन होता है। गुणसूत्र रोड जैसे दिखते हैं तथा यह क्रोमैटिन से ही बने होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम यह देखते हैं कि एक कोशिकाय जीव और बहुकोशिकाय जीव के बीच में क्या अंतर होता है। दोस्तों, जीव के दो प्रकार होते हैं जिसमें पहला है एक कोशिकाय जीव और दूसरा है बहुकोशिकाय जीव। दोस्तों, सबसे पहले हम एक कोशिकाय जीव के बारे में पढ़ेंगे। एक कोशिकाय जीव वह जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। उदाहरण है अमीबा जिसमें भोजन अंतर्ग्रहण, पाचन अवशोषण, प्रजनन इत्यादि सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं। जीवाणु तथा पैरामीशियम ऐसे जीव हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। एक कोशिकाय जीव की उम्र कम होती है। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं बहुकोशिकाय जीव। बहुकोशिकाय जीव ऐसे जीव होते हैं जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। उदाहरण है पौधे, कवक और पशु ऐसे जीव हैं जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका के विभिन्न आकार और आकार के आधार पर ये विशिष्ट कार्य करते हैं। प्रत्येक कोशिका में अलग अलग कार्य करने की क्षमता होती है। उदाहरण के तौर पर मानव शरीर बहुक्रिया बाद में अलग अलग भाग अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कि पेट भोजन के पाचन में मदद करता है, मानव शरीर का हृदय रक्त पंप करता है और फेफड़े सांस लेने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। इसी तरह एक कोशिकाय जीव में भी विभिन्न कार्यों को करने के लिए उनकी बुहाई में अलग अलग भाग होते हैं। बहुकोशिकाय जीव की उम्र ज्यादा होती है। कोशिका की अनेक आकृति होती है जैसे कि गोलाकार, चौकोर, अंडाकार इत्यादि, जिसमें सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ा मानव कोशिका मादा डिंब है और सबसे छोटी मानव कोशिका लाल रक्त कोशिका है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कोशिका की संरचना कैसे की जाती है तथा एक कोशिकाय जीव और बहुकोशिकाय जीव के बीच में अंतर क्या होता है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि यूकैरियोटिक
और प्रोकैरियोटी के बीच का अंतर क्या है और पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच का अंतर क्या है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से आज की पढ़ाए इन विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय सरल रेखा में गति भाग 5। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभिक एवं अंतिम वेग का समांतर माध्य। उसके बाद हम पढ़ेंगे तृतीय शुद्ध गति की समीकरण तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे कलन विधि। तो आइए शुरू करते हैं प्रारंभिक एवं अंतिम वेग के समांतर माध्य से। इसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक एवरेज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। चलिए देखते हैं। एक समान त्वरण से गति कर रहे पिंड के औसत वेग को ही उस पिंड का प्रारंभिक व अंतिम वेग का समांतर माध्य कहते हैं। चलिए इसका सूत्र देखते हैं। V एवरेज बराबर V प्लस U बटे 2। मतलब यदि पिंड गति कर रहा है और उसका त्वरण एक समान त्वरण है, तब पिंड की एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग को ही प्रारंभिक एवं अंतिम वेग का समांतर माध्य कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं तृतीय शुद्ध गति की समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। इसके लिए हम समय और वेग के बीच ग्राफ लेते हैं, जो कि लाल रेखा से दर्शाया गया है, और फिर हम विस्थापन कैलकुलेट करते हैं। विस्थापन निकालने के लिए हम वक्र के तहत क्षेत्रफल यानी एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करते हैं, जो कि नीले रंग के एरिया से दिखाया गया है। यहाँ पर t समय अंतराल है, u प्रारंभिक वेग तथा v अंतिम वेग है। तो चलिए देखते हैं कि विस्थापन किस तरह कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम कुल क्षेत्रफल का मान ज्ञात करते हैं, जो कि इस तरह से। यहाँ पर कैपिटल A है कुल क्षेत्रफल, स्मॉल a1 है आयत का क्षेत्रफल तथा स्मॉल a2 है त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए इसे हल करते हैं। तो क्षेत्रफल को हम लिख सकते हैं ut, जो कि है आयत का क्षेत्रफल, प्लस हाफ v माइनस u इंटू t। v माइनस u त्रिभुज की ऊंचाई है। तो इस तरह हमें कुल क्षेत्रफल मिल जाता है कैपिटल A बराबर 1/2 u प्लस v इंटू t। तो चलिए एक बार प्रथम शुद्ध गति की समीकरण पर नजर डालते हैं, जो कि इस तरह से थी। अब यहां से t का मान ज्ञात करते हैं। तो t का मान हमें ये मिल जाएगा। t का मान रखते हैं हम अंतिम समीकरण में, जिसके बाद समीकरण हमें इस तरह से प्राप्त होती है। अब यहाँ पर v प्लस u और v माइनस u का फॉर्मूला बनता है, जिसे हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। चलिए देखते हैं। यहाँ पर a का मान आ जाता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, जिसे इस तरह लिख सकते हैं। अब कैपिटल A यहाँ पर कुल क्षेत्रफल था। तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, वेग और समय ग्राफ में वक्र के तहत कुल क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है, इसलिए कैपिटल A विस्थापन के बराबर होगा, जिसे हम x से डिनोट करते हैं। तो हमारी अंतिम समीकरण बन जाती है
2ax बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहाँ पर a है त्वरण, x है विस्थापन, v है अंतिम वेग तथा u है प्रारंभिक वेग, और यही हमारी तृतीय शुद्ध गति की समीकरण कहलाती है। तो चलिए आगे चलते हैं और एक बार नजर डालते हैं शुद्ध गति की समीकरण पे। तो हमारी प्रथम शुद्ध गति समीकरण थी v बराबर u प्लस at, जहां पर v अंतिम वेग था, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण तथा t समय। इसी तरह द्वितीय शुद्ध गति की समीकरण हमें प्राप्त हुई थी x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहां पर x विस्थापन था, u प्रारंभिक वेग, t समय, a त्वरण। और इसी तरह तृतीय शुद्ध गति की समीकरण हमें प्राप्त हुई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2ax, जहां पर v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a त्वरण तथा x विस्थापन। और इस तरह हमें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय शुद्ध गति की समीकरण प्राप्त हो जाती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और कलन विधि द्वारा शुद्ध गति की समीकरण प्राप्त करते हैं। चलिए सबसे पहले हम प्रथम समीकरण की तरफ देखते हैं। इसके लिए हम ताक्षणिक त्वरण का सूत्र लिखते हैं, जो कि है a बराबर dv अपॉन dt। ताक्षणिक त्वरण को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर हम एलिमेंट dt को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो इक्वेशन इस तरह से बन जाती है, जो कि है a dt बराबर dv। अब यहां पर हम समाकलन करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन। चलिए देखते हैं। यहां पर हमने दोनों तरफ समाकलन किया, जिसकी लिमिट ली dt के लिए 0 to t और dv के लिए u to v। यहां पर 0 है इनिशियल टाइम, मतलब प्रारंभिक समय, t है फाइनल टाइम यानी अंतिम समय। इसी प्रकार u है प्रारंभिक वेग तथा v है अंतिम वेग। समाकलन करने पर हमें मिलता है a t माइनस 0 बराबर v माइनस u, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जो कि है v बराबर u प्लस at, और यही प्रथम शुद्ध गति की समीकरण होती है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और द्वितीय समीकरण को पढ़ते हैं। इसके लिए हम ताक्षणिक वेग का सूत्र लेते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि है v बराबर dx बाई dt। अब यहाँ पर हम प्रथम शुद्ध गति की समीकरण का प्रयोग करेंगे, जो कि इस प्रकार है v बराबर u प्लस at। अब हम ताक्षणिक वेग की इक्वेशन में v का मान u प्लस at रखते हैं, तो हमें नई समीकरण मिलती है u प्लस at इंटू dt बराबर dx। तो चलिए अब इस समीकरण का हम समाकलन करते हैं, यानी इंटीग्रेशन। यहां पर हमने dt के लिए लिमिट ली है 0 to t और dx के लिए लिमिट ली है xi to xf। यहां पर 0 है प्रारंभिक समय, t है अंतिम समय, xi है प्रारंभिक स्थिति तथा xf है अंतिम स्थिति। तो समाकलन करने पर हमें मिलता है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर बराबर xf माइनस xi। तो जैसा कि मैंने बताया था, xf है अंतिम स्थिति और xi है प्रारंभिक स्थिति, तो इनका अंतर होगा विस्थापन के बराबर। तो xf माइनस xi को लिख सकते हैं x, जिसका मतलब है विस्थापन।
तो समीकरण इस प्रकार मिलती है, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो कि द्वितीय शुद्ध गति की समीकरण है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और इसी प्रकार तृतीय समीकरण पर नजर डालते हैं। इसके लिए हम पुनः तात्क्षणिक त्वरण का सूत्र लेते हैं, जिसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो सूत्र इस प्रकार है, a बराबर dv बाय dt। इस सूत्र को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जो कि है dv बाय dx इंटू dx बाय dt। यहां पर dx बाय dt हो जाएगा तात्क्षणिक वेग के बराबर, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम त्वरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, a बराबर dv बाय dx इंटू v। चलिए आगे देखते हैं। हमने यहां पर लिखा a इंटू dx बराबर v इंटू dv। तो चलिए इसका समाकलन करते हैं। समाकलन करने के लिए हमने dx की लिमिट ली xi टू xf और dv की लिमिट ली u टू v, जहां पर xi है प्रारंभिक स्थिति, xf है अंतिम स्थिति, u है प्रारंभिक वेग तथा v है अंतिम वेग। तो समाकलन करने पर हमें मिलता है a इंटू xf माइनस xi बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, xf माइनस xi होगा विस्थापन के बराबर, इसलिए इस समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2ax, जो कि हमारी तृतीय शुद्ध गति की समीकरण है। इस प्रकार हमें कलन विधि द्वारा तीनों समीकरण प्राप्त हो जाती हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण पर नजर डालते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरते हुए पिंड के त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अर्थात पृथ्वी की ओर यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है, तो उस वस्तु के त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। चलिए आइए इसका मात्रक देखते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और विमा होती है m0 L1 T-2। पृथ्वी की सतह के पास इस त्वरण का मान होता है 9.806 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण शुद्ध गति की समीकरण किस प्रकार होती है। तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण प्रथम शुद्ध गति की समीकरण होती है v बराबर u माइनस gt। यहां पर सामान्य शुद्ध गति की समीकरण में त्वरण का मान माइनस g रखा है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर होता है। इसी प्रकार द्वितीय शुद्ध गति की समीकरण मिलती है x बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। और इसी तरह तृतीय शुद्ध गति की समीकरण मिलती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gx। और इस प्रकार पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय शुद्ध गति की समीकरण प्राप्त होती है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा तृतीय शुद्ध गति की समीकरण के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा कलन विधि द्वारा शुद्ध गति की समीकरण ज्ञात करना, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण के कारण शुद्ध गति की समीकरण के बारे में। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे
मुक्त पतन और आपेक्षिक वेग। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 9 में विज्ञान के अध्याय जीवन की मौलिक इकाई को पढ़ा, साथ साथ इन पर प्रश्नों को भी किया। इसके बाद कक्षा 11 में भौतिकी के अध्याय सरल रेखा में गति को पढ़ा। आइए देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, कल हम कक्षा 9 में सामाजिक अध्ययन के अध्याय लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों को पढ़ेंगे, साथ साथ इन पर प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 11 में परमाणु की संरचना को पढ़ेंगे और साथ साथ प्रश्नों को भी करेंगे। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।